टुडे अवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, पर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लास मैट्रिक और क्लास इंटर का जो है वो क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक सुनने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो समझने के लिए नेफ्रॉन की कुछ हमें बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि नेफ्रॉन को अगर हम देखें तो वो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। जैसे कि फंक्शनल यूनिट ब्रेन का अगर आप देखेंगे तो बेसिक यूनिट देखेंगे तो वो न्यूरॉन होता है। ऐसे ही लिवर का आप देखेंगे तो हेपाटोसाइट होता है। तो ऐसे ही किडनी के अंदर भी उसका फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर इसका अमाउंट देखेंगे तो अबाउट 1 मिलियन तक नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ये 10 लाख नेफ्रॉन इस किडनी के अंदर कैसे आते हैं बेटा? क्योंकि नेफ्रॉन जो है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो इसको एडजस्ट किया जाता है। मीन्स अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर, ये एक किडनी है, इस किडनी के अंदर 10 लाख जो है वो नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मीन्स अगर दोनों किडनीज के अंदर आप देखेंगे तो वो अबाउट कितने हो जाएंगे? 20 लाख हो जाएंगे। 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक दो किडनी के अंदर, पेयर ऑफ किडनी के अंदर। तो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन और अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। साइज ऑफ नेफ्रॉन बर्थ होने के बाद इंक्रीज नहीं हो सकती, पर साइज ऑफ नेफ्रॉन की जो है वो डिक्रीज हो सकती है। मतलब साइज ऑफ नेफ्रॉन अगर हम देखें तो वो कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। जब भी जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाती है, तो उसके बाद नेफ्रॉन की साइज के अंदर कोई इजाफा नहीं आता। पर नेफ्रॉन की साइज के अंदर कमी आ सकती है बाय द एजिंग के हिसाब से। अगर एज बढ़ जाती है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि उसके नेफ्रॉन की साइज डिक्रीज हो सकती है, या तो किसी बीमारी की वजह से, डिजीज की वजह से, या तो इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से नेफ्रॉन की साइज में फर्क मिल सकता है, वो कम हो सकता है। साइज ऑफ नेफ्रॉन टोटल अगर यहां पे देखें तो अबाउट 45 to 65 मिलीमीटर होती है। नेफ्रॉन के और कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट जिसको पीसीटी कहा जाता है। इस पीसीटी की साइज अगर देखें तो वो 15 मिलीमीटर होती है, जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे साइज ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है, तो इस लूप ऑफ हेनले की साइज अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वो 15 से 25 मिलीमीटर होती है, जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। ऐसे ही नेफ्रॉन का एक और पार्ट है जिसको डीसीटी कहा जाता है। इस डीसीटी की अगर साइज आप देखेंगे तो वो 5 मिलीमीटर होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको समझने के लिए हमें एक और टॉपिक को समझना लाजमी होगा, तभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन समझ में आएगा और इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूं एक फिगर। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फिगर इस तरह से। मुझे पता है आप सबको इस ऑर्गन का पता होगा। जैसे कि इस ऑर्गन को कहा जाता है, इस ऑर्गन को कहा जाता है लिवर। लिवर एक ऑर्गन होता है और जो लिवर के सेल होते हैं, लिवर के सेल्स को कहा जाता है हेपाटोसाइट। हेपेटोसाइट कहा जाता है लिवर के सेल को। ये लिवर जो है वो कंटिन्यू कैप्चर कर रहा होता है अमाइनो एसिड्स को। अमाइनो एसिड्स लिवर के अंदर आ रहे होते हैं। मीन्स लिवर के जो सेल्स हैं हेपाटोसाइट उनके अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि नेफ्रॉन तो जो लिवर है, लिवर के अंदर सेल्स होते हैं। इस तरह से मैं सेल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से सेल्स होते हैं, इस तरह से, क्योंकि ये ऑर्गन है और ऑर्गन जो है वो सेल से बना हुआ होता है। तो इस तरह से इसके अंदर सेल्स होते हैं, इस तरह से
लिवर के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। अगेन मैं इसको और क्लियर कर दूं ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। ये देखें, ये हमने एक लिवर बनाया, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ये हमने यहाँ पे एक लिवर बनाया है और इस लिवर को हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है। इस तरह से हमने एक लिवर बनाया है और लिवर के सेल्स हमने देखें कि लिवर के अंदर सेल्स होते हैं, तभी ये लिवर एक ऑर्गन की फॉर्म में आता है। तो इसके सेल्स के अंदर पहले इन सेल्स को कहा जाता है हेपाटोसाइट, और हेपाटोसाइट सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं। इस तरह से हमने एक लिवर की फिगर बना दी। एक कंप्लीट लिवर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। और मैंने आपको कहा कि लिवर के जो सेल्स होते हैं, लिवर के जो सेल्स होते हैं, यहाँ से कंटिन्यू अमाइनो एसिड्स आ रहे होते हैं। तो अमाइनो एसिड इसके अंदर आ जाते हैं, इन अमाइनो एसिड लिवर के अंदर आ जाता है। तो अमाइनो एसिड का अगर हम इस किसी एक सेल के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम देखते हैं, तो इसको हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखते हैं। तो अमाइनो एसिड लिवर के सेल के अंदर आ गए। यहाँ पे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, NH2 कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन COOH, यहाँ पे रेडिकल, कोई भी इसका टाइप हो सकता है। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे प्रोसेस एक होता है सेल के, हेपाटोसाइट सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको डी अमाइनेशन कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे होती है डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन के अंदर इस प्रोसेस को कहा जाता है डी अमाइनेशन। यहाँ पे मैं देखता हूँ डी अमाइनेशन। डीअमाइनेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव होगा। मीन्स यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है ये यहाँ पे रिमूव होगा इस तरह से। तो ये बन जाएगा NH3। इसको हम अमोनिया कहते हैं, इसको हम अमोनिया कहते हैं। ये अमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है, हाईली टॉक्सिक होती है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है हमें यूरिया के अंदर। अब लिवर क्या करेगा, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया के अंदर। तो किस तरह से करेगा, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड यूरिया साइकिल। इसको कहा जाएगा यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहा जाएगा। ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है। अब यहाँ पे चलेगा यूरिया का साइकिल। यहाँ पे चलता है यूरिया का साइकिल। इस तरह से यूरिया का साइकिल चलेगा और इस को यहाँ पे NH2 को NH3 को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा यूरिया। देखें यहाँ पे यूरिया की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये वाला जो यूरिया है कहाँ से बना, एक अमाइनो एसिड के पार्ट से बना है। अमाइनो एसिड से ही लिवर के सेल के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन हुई है। और इसका ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को लिवर इस्तेमाल कर देता है ग्लूकोस बनाने में। इस पार्ट से बन जाएगा ग्लूकोस। अमाइनो एसिड के इस पार्ट को यूज किया जाएगा और उससे बनाया जाएगा ग्लूकोस। जब अमाइनो एसिड के पार्ट से ग्लूकोस की फॉर्मेशन होती है, मींस नॉन कार्बोज से, वैसे तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोस की फॉर्मेशन होती है, पर यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्योंकि अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का पार्ट है। तो नॉन कार्बोज से जब ग्लूकोस की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोन्यूजिनेसिस।
ग्लूकोजेनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे यूरिया की फॉर्मेशन हुई है। अब इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना होता है। अब ये यूरिया जो है इसको बाहर रिमूव करना होता है, इस यूरिया को रिमूव करना है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, समझिएगा। इसको एक्सक्रिएट किया जाएगा, बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा। तो इस यूरिया को रिमूव बॉडी से किया जाता है थ्रू द किडनी के थ्रू किया जाता है। अब ये ब्लड के थ्रू जो है यूरिया ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा और जाके किडनी तक पहुंचेगा। इस तरह से जो किडनी है उस किडनी के अंदर जाके ये यूरिया पहुंचेगा और वहां पे प्रोसेस होगा फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन वो करते हैं फिल्टर करके, और इससे नेफ्रॉन क्या बना देता है, यूरिन बनाता है, और यूरिन को बॉडी से आउट किया जाता है, रिलीज किया जाता है। यूरिन को बना के उससे रिलीज किया जाता है। फिर अगेन ये जो सॉफ्ट ब्लड है, यहां से जो ब्लड आया था इसके अंदर क्या था, यूरिया था, और ये सॉफ्ट ब्लड दोबारा वापस चला जाता है बॉडी के ऑर्गन्स में। ठीक है, यहाँ पे थी किडनी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है जिसके पास ज्यादा अमाउंट में यूरिया होता है, तो वो कैसे उसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है। तो उस फिल्ट्रेशन को समझने के लिए पहले हमें जो हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वो होना चाहिए आपको। अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर का नहीं पता है तो आप कभी भी फिल्ट्रेशन नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं, इस तरह से आपको कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरह से आप बनाएंगे कप लाइक स्ट्रक्चर। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा वुमेन कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल कहा जाता है, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर से ये जो यूरिया है, ये वाली ब्लड वेसल आएगी, इधर से ब्लड वेसल आएगी, इस तरह से ब्लड वेसल आएगी, और ये इस तरह से अंदर आएगी यहाँ पे। तो इस ब्लड वेसल को कहा जाता है कि ये क्या है, ये होती है बेटा, ये होती है रीनल आर्टरी। क्या है, ये होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कहा जाता है इसको। रीनल आर्टरी जो है वो अगेन डिवाइड हो जाती है इस तरह से, डिवाइड हो जाती है एक और आर्ट्रियोल के अंदर, जिसको कहा जाता है एफरंट आर्ट्रियोल। एफरंट, इसको एफरंट आर्ट्रियोल कहा जाता है, एफरंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। फिर अगेन ये एफरंट आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज के अंदर, इस तरह से कैपिलरीज के अंदर। ये कैपिलरीज इस तरह से, इस कप के अंदर कैपिलरीज होती हैं इस तरह से, स्मॉल साइज की कैपिलरीज होती है। तो कैपिलरीज का ये जो बंच बन जाता है, इस बंच को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो कि बंच कैपिलरीज का बना है अफरंट आर्ट्रियोल से। फिर इस कैपिलरीज से जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू जो यूरिया वगैरह है वो यहाँ पे ब्लड से फिल्टर हो जाएगा। यूरिया यहाँ पे आ जाएगा, कुछ आयंस हैं वो आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगी। फिर क्या करेगी, ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये आगे फिर अगेन डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे जो पंच लगा हुआ है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ है, और इस यहाँ से इसको
जो है वो ऑक्सीजन भी, इस पार्ट को, वुमेन कैप्सूल को ऑक्सीजन भी मिल चुकी है। फिर ये पार्ट यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल की फॉर्म में यहाँ से निकलेगी, एक आर्ट्रियोल निकलेगी। इस आर्ट्रियोल को कहा जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल, इसको कहा जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाएगा इस पार्ट को। मीन्स यहाँ पे आप देखें, सिंपली मैं बनाता हूँ। एक देखें कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से कप पे, इस कप में एक चीज आ रही है जिसको रीनल आर्टरी हमने कहा। फिर ये रीनल आर्टरी डिवाइड हो रही है किसके अंदर, इस तरह से एफरंट आर्ट्रियोल के अंदर डिवाइड हो रही है। और एफरंट आर्ट्रियोल के बाद यहाँ पे एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंच लाइक स्ट्रक्चर बना है। फिर अगेन इससे एक और आर्टरी निकल रही है यहाँ से इस तरह से। तो देखें, हमने कहा कि जो सबसे पहले आर्टरी आ रही है यहाँ वाली, इसको हमने कहा दिस इज अ रीनल आर्टरी। उसके बाद इसको हमने कहा एफरंट आर्ट्रियोल, और इसको हमने कहा दिस इज अ बंच लाइक स्ट्रक्चर, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी। और उसके बाद इसको हमने कहा इफरंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी इस बंच लाइक कैपिलरी से। ये जो रीनल आर्टरी आ रही थी, इस रीनल आर्टरी के अंदर क्या था, यूरिया था जो लिवर के अंदर था। और यूरिया यहाँ से आया किडनी के अंदर, और किडनी के सेल्स जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसका ये पार्ट है। यहाँ पे इस यूरिया की फिल्ट्रेशन होगी, यूरिया इसके नीचे आ जाएगा कप के अंदर, इस कैपिलरीज के अंदर। यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जहाँ से यूरिया फिल्टर होके नीचे आता है। यूरिया आता है, वाटर आ जाता है, कुछ आइंस हैं वो आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाएगा, सब चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी। फिर यहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर होके यहाँ से इफरंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर आएगा। मीन्स जो ब्लड आ रहा है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा था, इस पार्ट से जो ब्लड आ रहा था, मीन्स रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड फ्रॉम बॉडी टू वुमेन वुमेन्स कैप्सूल। यहां आप लिखें ग्लोमेरुलस। ब्लड मूविंग फ्रॉम बॉडी टू ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है। और इसके अंदर आप देखेंगे ये वाला जो इफरंट आर्ट्रियोल, ब्लड मूविंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बॉडी। यहां से जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड बॉडी के ऑर्गन से ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा था। यहां से आप देखेंगे रीनल आर्टरी से इस ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो मूविंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस से, यहाँ से ग्लोमेरुलस से आर्ट्रियोल के अंदर, मींस ग्लोमेरुलस से यहाँ पे बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, ये ब्लड होता है अनफिल्टर्ड। कौन सा ब्लड था? अनफिल्टर्ड ब्लड जो है रीनल आर्टरी से आया था और ग्लोमेरुलस के अंदर गया, जहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई। मींस अनफिल्टर्ड ब्लड आया था। कौन सा ब्लड था? अनफिल्टर्ड ब्लड था। और यहाँ पे जो ब्लड जा रहा था फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू द बॉडी, ये होता है ब्लड फिल्टर्ड होके फिर जाता है। ठीक है। इसके अंदर ग्लोमेरुलस, इस बंच लाइक स्ट्रक्चर था, ग्लोमेरुलस से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, बॉडी के डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स हैं वहां तक जा रहा था। और इसके अंदर बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है वहां से आ रहा था और ग्लोमेरुलस के अंदर बंच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा था और वहां पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है।
अब आगे चल के ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आगे चल के इस तरह से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा इस तरह से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है PCT, इसको कहते हैं PCT। ये PCT होता है जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये पार्ट जो है वुमेन कैप्सूल के पास वाला पार्ट होता है, पास वाला पार्ट होता है। तो P यहाँ पे देखेंगे, P मीन्स पास वाला, प्रॉक्सिमल कहते हैं जो करीबी होता है, पास वाला। तो वुमेन कैप्सूल के देखें बिल्कुल वो करीब पाया जाता है ये, तो इसको पार्ट को PCT कहा जाता है जो वुमेन कैप्सूल के करीब ही आता है। और कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब जो, ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो वुमेन कैप्सूल के करीब आता है इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद ये PCT आगे चल के डिवाइड हो जाता है एक और पार्ट में जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है एक और स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इस पार्ट को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, यू शेप का होता है। तो इसका ये पार्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है, इसको, इस पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, जो ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से ऊपर से कोई नीचे चीज आती है, जैसे 1 2 3 4 ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इसको मैथमेटिक में आई थिंक इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा होता है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और सॉरी, ये जो मैथमेटिक का मैंने आपको बताया, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है, तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जो ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसे ही लूप ऑफ हेनले नीचे आ रहा होता है ऊपर से, तो इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। फिर अगेन जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इस पार्ट को, यू शेप के इस पार्ट को कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, ठीक है, जो कि यू शेप का स्ट्रक्चर है। साइज मैंने आपको ऊपर बता दिए इन सब की, PCT की और लूप ऑफ हेनले की। उसके बाद ये वाला पार्ट अगेन दोबारा कॉइलिंग बना लेता है, इस तरह से दोबारा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इस पार्ट को कहा जाता है, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है DCT, DCT मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस पार्ट को कहते हैं। अब यहाँ पे, वहां पे हमने देखा था PCT, ये PCT मीन्स पास वाला, तो यहाँ पे D को आप निकालें, मीन्स दूर वाला, D फॉर दूर वाला, तो ये दूर वाला पार्ट होता है। DCT जो है वो वुमेन कैप्सूल से बहुत दूर होता है, तो मीन्स ये दूर वाली कॉइलिंग होती है। डिस्टल मीन्स दूर वाली, और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स मीन्स कॉइल लाइक कोई ट्यूब है जो कि वुमेन कैप्सूल से दूर होती है, दूर वाला पार्ट होता है, तो इसको DCT कहा जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को हम सीधा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको CD कहते हैं, और इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का फंक्शन जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये मैंने तमाम बच्चों को ये लेक्चर और जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो सही तरह समझ में आया होगा। तो ये नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा। अगर इसको और भी आपको डिटेल में देखना है
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताई, रीनल आर्टरी, एफरंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, वोमेन कैप्सूल, इफरंट आर्ट्रियोल और पीसीटी, डीसीटी। इसके अंदर मैंने एक चीज़ आपको ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं बताई है क्योंकि यहाँ पे उसका काम नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको अगेन ये भी यहाँ पे पार्ट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको कहा ये जो निकल रही थी यहाँ से, ये वाली आप देखें इफरंट आर्ट्रियोल जो निकल रही थी इस तरह से, ये इफरंट आर्ट्रियोल आगे चल के इस तरह से डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज के अंदर। इनको कहा जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इसको कहा जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, इसको कहा जाता है पेरीट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं ये। और फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये आगे मूव करती हैं, इस तरह से ये आगे जाएंगी, इस तरह से ये आगे जाती हैं और नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है उस पूरे नेफ्रॉन के ऊपर ये सराउंडेड आ जाती हैं, उसके इस पूरे नेफ्रॉन के ऊपर आ जाती हैं इस तरह से। जब नेफ्रॉन के इस लूप ऑफ फैलने वाले पार्ट पे ये आ जाती है तो इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को जो यू शेप के ऊपर होता है इस पार्ट को कहा जाता है, इस पार्ट को कहते हैं वासा रेक्टा। ये कैपिलरी इसको कहा जाता है वासा रेक्टा। जो कैपिलरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी यू शेप के स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले के ऊपर आती है उसको कहा जाता है वासा रेक्टा। और उसके बाद अगेन ये जो है वो आ जाती है इस डीसीटी वाले पार्ट के ऊपर, इस डीसीटी के वाले पार्ट के ऊपर भी इस तरह से ऊपर लगी होती है। देखिए इफरंट आर्ट्रियोल ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी इसको दी थी, इस पार्ट को वोमेन कैप्सूल के इस पार्ट को इसने ऑक्सीजन दी थी। तो ये वाला जो पीसीटी का पार्ट है, लूप ऑफ हेनले का पार्ट है और डीसीटी का पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इन पार्ट्स को तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या करती है, देखती है यहाँ पे इन पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली है, तो इस पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली है तो ये इफरंट आर्ट्रियोल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर देता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। और वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पीसीटी के ऊपर सराउंडेड होती है, लूप ऑफ हेनले के ऊपर होती है, डीसीटी के ऊपर होती है। वो जाके इन तमाम पार्ट्स के नेफ्रॉन के पार्ट्स, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर सेल्स होते हैं तो इनको सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ब्लड ही सप्लाई करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं वो सराउंडेड इनके ऊपर होती है। वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अब क्या करेगी, इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, इन पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, नेफ्रॉन के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। और पेरीट्यूबुलर के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो भी हम जब नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वोमेन कैप्सूल कहते हैं और उसके अंदर एंट्री हो रही थी रीनल आर्टरी की, और रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही होती है यूरिया से, लिवर से, जिसके अंदर यूरिया भरा हुआ होता है। सबसे ज्यादा रीनल आर्टरी के अंदर यूरिया होता है, वो आके वोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होती है, वहां पे वो डिवाइड हो जाती है एफरंट आर्ट्रियोल के अंदर, और एफरंट आर्ट्रियोल जो है वो वोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होता है। मीन सबसे पहले आ रही है रीनल आर्टरी, वो डिवाइड होती है एफरंट आर्ट्रियोल के अंदर, और फिर वो एफरंट आर्ट्रियोल वोमेन कैप्सूल के अंदर एक कॉइल लाइक, एक बंच लाइक कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है और वहां पे फिल्ट्रेशन होती है। इस पार्ट को, बंच ऑफ कैपिलरीज के पार्ट को ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो वो पार्ट जो है, वो कैपिलरीज जो है वो अगेन डिवाइड हो जाती है एफरंट आर्ट्रियोल के अंदर और वो ब्लड वापस लेके जाती है साफ। उसके बाद ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है इसके अंदर एफरंट आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाती है और एफरंट आर्ट्रियोल लूप जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, उन सब पार्ट्स को ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाती है और दूसरे प्रोसेस भी यहाँ पे कर रही होती है, जैसे सीक्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन के। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर खत्म हो गई थी और फिर यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रीनल वेन। यहाँ पे ये रीनल वेन के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जो कि लास्ट पार्ट है, और ये रीनल वेन जो है ब्लड को लेके जाएगी, साफ ब्लड को, साफ जो फिल्टर हो चुका है उसको बॉडी तक पहुंचाएगी, बॉडी तक पहुंचा देगी।
और बॉडी के तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप देखें ये फ्रंट आर्टरियल होता है, इससे पहले था रीनल आर्टरी था, और फिर फ्रंट आर्टरियल आया, और उसके बाद इफ्रंट आर्टरियल जो है वो हुआ। इफ्रंट आर्टरियल और एफ्रंट आर्टरियल के बीच में ये ग्लोमेरुलस बना था, बंच लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से कप था, इसके अंदर बंच लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ से एफ्रंट आर्टरियल आ रहा था और यहाँ से जा रहा था वो इफ्रंट आर्टरियल। बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर को हमने कहा, ये बंच लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद पीसीडी के अंदर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना, बोमेन कैप्सूल के करीबी वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले यू शेप का बना था, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लास्ट पार्ट जो होता है वो बना था, सीटी जो है लास्ट पार्ट, यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ग्लोमेरुलस किसको कहते हैं, ये देखेंगे बोमेन कैप्सूल, और उसके साथ साथ इसके अंदर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर था, इस तरह से कॉइल लाइक बना था, कैपिलरीज बनी थी एफरेंट आर्टरियल से। इन दोनों पार्ट्स को कहा जाता है मिला के मेलपिजन बॉडी। मेलपिजन बॉडी किसको कहते हैं, ग्लोमेरुलस को और बोमेन कैप्सूल को। मीन्स एक कप पे, इस कप के अंदर यहाँ पे बंच लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने मेलपिजन बॉडी का। उसके बाद आगे हमने देखे थे और पार्ट्स इसके पीसीटी कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना था, यहाँ से पीसीटी निकला था, और उसके बाद लूप ऑफ हेनले ये यू शेप का बना था। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट डीसीटी बना था इस तरह से, और फिर फाइनली यहाँ पे डीसीटी वाला पार्ट बना था। अब इन सबको कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ये वाले पार्ट्स जो हैं इसको कहा जाता है, नेफ्रॉन के इस पार्ट को रीनल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और इस दोनों को, वुमेन कैप्सूल को प्लस ग्लोमेरुलस को कहा जाता है मेलपिजन बॉडी या मेलपिजन कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स भी कहते हैं इनको, रीनल कॉर्पसल्स। और ये नीचे वाले जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ट्यूब्स बनी हुई हैं, इनको रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें ये वाला है 1 सेकेंड वुमेन कैप्सूल, और उसके बाद ये 3rd 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट। इसमें हमने रीनल आर्टरी एफ्रंट और इफ्रंट आर्टरी नहीं लगाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे वुमेन कैप्सूल है ये वाला, प्लस में ग्लोमेरुलस होता है 1 और 2। रीनल ट्यूब्यूल्स कौन सी हैं, पीसीटी होती है, लूप ऑफ हेनले डीसीटी। 2nd 3rd 4th 5th। ठीक है, और ये 6th नंबर पे ये आती है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप देखें ये वाला पार्ट जो है रीनल आर्टरी है, टूवर्ड्स किडनी की तरफ जा रही होती है, और रीनल वेन जो है वो बैकवर्ड ब्लड जो है वो लेके आ रही होती है, लास्ट में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से निकल रही थी। आगे में इसको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एफ्रंट आर्टरियल आया, इफ्रंट आर्टरियल के अंदर डिवाइड हुआ, और वो यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनी, और फाइनली वासा रेक्टा इसको हमने कहा था। सीटी का पार्ट है, डीसीटी पीसीटी के पार्ट्स हैं। साइज ऑफ नेफ्रॉन जो है वो कभी बढ़ नहीं सकती, बट आफ्टर द बर्थ इट कैन बी डिक्रीज हो सकती है बाय डैमेजिंग इंक्रीजिंग इंजरी की वजह से। ठीक है,